हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 9 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो अब तक हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी हमने चैप्टर नंबर 1 देख लिया, जिसमें हमने भारत को समझा था, और फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने भारत के भौतिक को जाना था, फिर अपवाह तंत्र को हमने समझा था, जलवायु को भी समझ लिया, और अब समझेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति। और जो लास्ट का चैप्टर है आपका जनसंख्या, ये हमारे काम का नहीं है यूपीएससी के हिसाब से, तो हमें बिल्कुल ये नहीं पढ़ना। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को आज हम देखेंगे, और ये एनसीईआरटी आज आपकी समाप्त हो जाएगी, और कल से हम अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, और उसे समाप्त होने के बाद हम अपनी तुरंत ही 11th 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, और हमें उन्हें ढंग से पढ़ना है, क्योंकि मेंस में बहुत काम आती हैं। बड़ी बड़ी किताबों पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होती। आपने टॉपर से भी सुना होगा, केवल ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफी है। और अगर आपको नहीं लगता कि एनसीईआरटी वास्तव में काफी नहीं है, तो आप पीवाईक्यू उठा के देखो एक बार, तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कि एनसीईआरटी काफी है। तो चलो चैप्टर नंबर 5 अपना आज देखते हैं। एस्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और एस्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और ये नोट्स आपको जब आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको एक साथ नोट्स मिल जाएंगे क्लास 8th 9th 10th तीनों के, और 6th 7th के नोट्स आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी मिल गए होंगे। और यदि आप नए आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करके देखना, वहां आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी गई है, जैसे न्यू एनसीईआरटी हो या ओल्ड एनसीईआरटी हो, या फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक हो जैसे आरएस शर्मा, तो सभी कंप्लीट करा दी गई है। एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, और नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अछत वनस्पतियां कहते हैं। तो ये इजी सी आपकी डेफिनेशन थी वनस्पति की। ओके, तो ये आपके मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और पीटी में तो आते ही हैं। आगे आपका फिर पॉइंट आ जाता है कि वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है भूभाग, ये भाग लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है भूभाग, दूसरा है मृदा। ठीक है, मृदा भी डिपेंड करती है, जैसे हम पढ़ लेंगे कि कहाँ की मृदा कैसी है, जिसके कारण वहां की वनस्पतियां इस प्रकार पाई जाती हैं। ठीक है, टेम्परेचर का बड़ा रोल है, सूर्य प्रकाश का भी, और वर्षण का भी बड़ा रोल है। ठीक है, और मनुष्य स्वयं का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो कि वनस्पति को प्रभावित करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ अपने छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पादप व प्राणी, पादप में क्या आगे आपके जैसे प्लांट, प्राणी में मनुष्य का भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें पेड़ पौधे, इंसान, हम एक दूसरे पर डिपेंड है ना, कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो इन्हीं चीजों को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जीवोम या बायोम किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पीटी में जरूर आ सकते हैं, आते भी हैं। तो धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीव वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र जीवों की पहचान पादप पर आधारित होती है। ओके, आगे आ जाते हैं वनस्पति के प्रकार, अपने जानते हैं हम वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो 5 मुख्य प्रकार हैं भारत में ये। तो पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो नाम से पता चल गया। दूसरी है आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तीसरी आपकी उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है, जिनमें कांटे हों। फिर है चौथी पर्वतीय वन, तो ऐसे मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल आए। और 5वीं आपकी मैग्रो वन। ठीक है, अब कुछ आपको डायग्राम में समझा देते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ कैसे डायग्राम में बनाया गया है तो समझना, जैसे कि जो यहाँ बिंदी बिंदी करी गई है, या
तीसरा पॉइंट लिखा है तो वहां कटीले वन, ठीक है। जो यहाँ सीधी सीधी लाइन और ये आपके हरे पेन से है तो पर्वतीय वन, ठीक है। जहां कांटे कांटे किए गए वो पर्णपातीय वन, ठीक है। और जो थोड़े इस इलाके में वन पाए जाएंगे वो मैंग्रोव वन, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखते हैं कहाँ है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ ये वाले, ठीक है, जो कि केरल इस वाले तट पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब समझना, सदाबहार वन है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, ये रहा पश्चिमी घाट। लक्षद्वीप, अंडमान, असम, मेघालय, तमिलनाडु इन इलाकों में पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक ठाक वर्षा होती है, जब तो ये वन बहुत बड़े होते हैं। और वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर प्लस होती है, ठीक है। और वर्षा भर होती है यहाँ हर टाइम, ठीक है। और गर्म व आदर्श जलवायु यहाँ होती है। पतझड़ का निश्चित समय नहीं होता, सदाबहार ये वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनके पत्ते नहीं झड़ते, ओके। और जड़ इनकी कम गहरी होती है और तना मोटा। जड़ कम क्यों गहरी होती है? देखो, वर्षा कंटिन्यू होती है यहाँ, तो जड़ उस पेड़ की ज्यादा गहरी होगी जिसे पानी मिलने में कठिनाई हो, उस पेड़ की जड़ ज्यादा गहरी होगी। और इसकी जड़ इसलिए गहरी नहीं होती क्योंकि पानी इसे ऊपर से मिल जाता है, ठीक है। और वृक्ष कौन कौन से? जैसे आबनुज, ठीक है, और महोगनी, रोजवुड, रबड़, ये सब वृक्ष आपके होते हैं। जंतु कौन कौन से? हाथी, बंदर, हिरण, लेमूर, ओके। तो पहला आपका ये हमने देख लिया और केरल वाले उसमें, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम दूसरे प्रकार के वन पढ़ लेते हैं जिनका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसून वन। तो इसका मतलब ये अपने मानसून पर डिपेंड होंगे वन, कि मानसून के अनुसार ही इनके पत्ते झड़ते हैं। तो ये सब मानसून पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है सूक्ष्म पर्णपाती वन, ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट लिखा गया, वर्षा यहाँ कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा इन पेड़ों को चाहिए, ठीक है। और देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये होते हैं। और वृक्ष कौन कौन से? जैसे बांस का हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, अर्जुन हो गया, और कुसुम, सैंतूस, ये वृक्ष के कुछ नाम है, ओके। और ऐसे क्वेश्चन आपको पीटी में जरूर देखने को मिलेंगे। जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे शेर, सुगर, हिरण, हाथी यहाँ पाए जाते हैं, ओके। और इसी तो पता चलता है कि वृक्ष काफी लंबे होते हैं, बांस का आपने देखा होगा, ठीक है। और कुछ थोड़ा भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि हाथी प्रकार, शेर प्रकार के अगर जीव पाए जा रहे हैं तो वृक्ष भी बड़े होंगे, उसी से आप दोनों का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और सूक्ष्म पर्णपाती वन कौन कौन से? तो वर्षा यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं, वे उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। वृक्ष का नाम कौन सा है? सागौन, साल, पीपल और नीम, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के वृक्ष कौन कौन से हैं आपके? तो तीसरे प्रकार के वन है आपके कटीले वन व झाड़ियां, ठीक है। तो यहाँ पानी कितना, या फिर कह सकते हैं वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। अब एक बात समझना, जो कटीले वन होते हैं ना, इनकी जड़ होती है ना, ये काफी गहरी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो पहले पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा, 70 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, लगभग ना के बराबर। अब समझना कि पेड़ जड़ अपनी बड़ी क्यों करते हैं? क्योंकि वे पानी धरती से आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है। जो ये कटीले पेड़ होते हैं, इनको धरती की ऊपरी सतह पर पानी तो आसानी से मिल नहीं पाता, ठीक है। इस कारण ये वन अपनी जड़ों को फैलाते रहते हैं, जिसके कारण इनकी जड़ ज्यादा गहरी होती है, ठीक है। और पेड़ ऊपर से छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे झाड़ियां टाइप की आपने देखी होंगी। और ये किस इलाके में पाई जाती हैं? जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लगभग तो ये ज्यादातर हर जगह ही लगभग पाई जाती हैं, ठीक है। और वृक्ष कौन कौन से होते होंगे? जैसे अकासिया, खूजर, नागफली और खेजड़ी, ये आपके वृक्ष के नाम है। और टीकर भी इनमें ही आते हैं, ठीक है। जड़ें गहरी होती हैं और पत्तियां छोटी छोटी, ठीक है। जीव कौन से? चूहा, खरगोश, लोमड़ी, गधा, सुगर, ठीक है। तो जानवरों से
हम आइडिया लगा सकते हैं कि वृक्ष हमारा या वन कितना बड़ा होगा, और वनों से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि जानवर किस प्रकार के रहते होंगे। ठीक है, अब आ जाता है आपका पर्वतीय वन। ओके, तो एक बार आप देखो ये पर्वतीय वन आपके कहाँ पाए जाएंगे, यानी कि हिमालय के आसपास। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाएंगे, और कैसे होंगे, शंकु आकार के। ठीक है, शंकु आकार के। देखो प्राकृतिक चीजों को ऐसी बनाती है जो उसके हिसाब से सिचुएशन ढल सके। ठीक है, तो शंकु आकार के क्यों, क्योंकि यहाँ बर्फ ज्यादा गिरती रहती है, तो शंकु आकार के इसलिए होते हैं जो कि बर्फ गिर जाए यहाँ से फिसल के। ठीक है, इन पे जमा नहीं हो, जैसे ही ऊपर से बर्फ गिरेगी तुरंत वो नीचे ही गिरती रहेगी, इसलिए शंकु आकार के वृक्ष होते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो इन्हीं वृक्षों के बारे में हमें पढ़ना है। पर्वतीय वन देख लेते हैं हम। तो तापमान की कमी व उत्तर के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर यहाँ पाया जाता है। जैसे तापमान में कमी होगी तो प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर होगा। ओके, और भूमध्य रेखा से टुंड्रा तक की वनस्पति। ठीक है, यहाँ ये वनस्पतियां भूमध्य रेखा से और टुंड्रा तक ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो वर्षा ये सब कितनी होती है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है। तो इनकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर ये ऊंचे होते हैं। ठीक है, काफी ऊंचे होते हैं, देखे होंगे आपने। आदर्श शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, चौड़ी पत्ती होती है। ठीक, और के जैसे कुछ वृक्ष हमारे 1500 से 3000 मीटर भी ऊंचे होते हैं, और शंकुधारी अल्पाइन वन होते हैं, जिसमें जैसे सिल्वर फर। ठीक है, ये तो आपके वृक्ष के नाम है, और जूनियर पाइन वृक्ष। ठीक, और फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो 4000 से भी अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, जिसमें काई के हो गए और लाइकेन हो गया। ठीक है, बांस हो गया। ठीक है, ये बांस लिखा हुआ है। ठीक है, और मुख्य जीव कौन कौन से, जैसे कश्मीरी महामृग। ठीक है, जंगली भेड़, खरगोश या यहाँ ठीक है पाए जाते। 5वें नंबर पर आ जाता है आपका मैंग्रोव वन। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्री, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। वृक्ष कौन से, नारियल, ताड़, सुंदरीय वृक्ष होते हैं। ठीक है, जीव रॉयल, बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिर आपका वन प्राणी। ठीक, तो पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, देखते हैं। भारत विश्व का अकेला देश जहां शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां शेर और बाघ दोनों मिलेंगे। तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है, गिरी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और प्रवासी पक्षी भी देख लेते हैं इसमें हम। साइबेरियन सास, लाल सुंदरी, कलंगी, बाली फ्लेमिंगो, कच्छ का रण में ये पाए जाते हैं। ओके, फिर आपका भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1972 में बनाया गया था, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये जीव के लिए बनाया गया था। ओके, और जो कि वनों में जीव होते हैं। और फिर नोट पॉइंट दे रखा है, वर्तमान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि 18 है, ये आप अपडेट करते रहना क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं। तो मतलब वो जैव मंडल से रिलेटेड है। ठीक है, वहां आरक्षण इनको मिला हुआ है। ओके, एंड एस्पिरेंट अब समझ लेते हैं हम अपने, फिर से एक बार मैप को हम समझ लेते हैं। ओके, तो ये हमारे मैप था। तो सबसे पहले हमने कौन से वृक्ष समझे, सबसे पहले हमने समझे पर्णपातीय जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये यहाँ पाए जाते हैं। कटीले बंद आपके यहाँ और थोड़े से आपके उत्तर प्रदेश इस इलाके में भी होते हैं। ठीक है, फिर पर्वतीय वन जो कि शंकु टाइप के होते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार की आपकी ये वनस्पति है या फिर इन्हें वन कह सकते हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं। और आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, साथ ही आज आपकी किताब भी समाप्त हुई। और कल से स्टार्ट करेंगे हम अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी, और ये नोट्स आपको तभी मिल जाएंगे जब आपकी 10th क्लास तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, और ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर ले, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र टेलीग्राम में। और नहीं तो जब आप यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो वहां जाकर भी आप अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक देख सकते हो, वहां आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। और एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहां आपको 6th to 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी सभी करा दी गई है, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो, और पीवाईक्यू भी आपको वहां मिल जाएंगे। सिलेबस से रिलेटेड एनालाइज भी आपको वहां मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।